A very good morning to all of you. चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने एक छोटी मोटी शुरुआत की थी अबाउट द टॉपिक जिसको हम बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको ये चीज आसान भाषाओं में समझाने की कोशिश की थी इन टर्म्स ऑफ द न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कि अगर इफ the net force acting on a body is if the net force acting on a body is zero, then the change in momentum will also be zero. मतलब क्या है क्लास, मतलब क्या है इस चीज का मतलब यह है कि अगर आपके बॉडी के ऊपर जो भी फोर्स लग रही है, वट एवर द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन योर बॉडी, ठीक है, अगर वो नेट फोर्स जीरो है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको कार का एग्जांपल दिया, कार के एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एक आदमी है जो पीछे से धक्का मारता है, एक आदमी है जो आगे से धक्का मारता है, फोर्स लग रही है, ऐसा नहीं है कि कार के ऊपर फोर्स नहीं लग रही है, पर कार के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो बैलेंस्ड होके कैंसिल हो रही है, मतलब नेट फोर्स जो कार पे लग रही है वो जीरो है। तो क्या गाड़ी के मोमेंटम में कोई चेंजमेंट आएगा? नहीं आएगा। गाड़ी के मोमेंटम में चेंजमेंट आने का मतलब क्या है? गाड़ी के मोमेंटम में चेंजमेंट आने का मतलब यह है कि गाड़ी की वेलोसिटी में फर्क आना चाहिए, because you very well know that change in momentum, and momentum is mass into velocity, so if the momentum of the body has to be changed, the velocity of the body has to be changed. पर अगर नेट फोर्स ही जीरो है तो फोर्स नहीं लग रहा, तो कहां से वेलोसिटी में बदलाव आएगा, कहां से एक्सेलरेशन आएगा? और अगर वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा तो आपका चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा। ये जो मैंने डायलॉग यहां पे लिखा, ये डायलॉग लीनियर के लिए अच्छा लग रहा है, पर क्या लीनियर में और रोटेशन में कुछ फर्क है? हाँ, रोटेशन में आप फोर्स नहीं बोलते, आप रोटेशन में टॉर्क बोलते हो। हम लोग रोटेशन में ये सेम डायलॉग लिखेंगे, इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द, क्या हम रोटेशन मोशन में लीनियर मोमेंटम बोलते हैं? नहीं, हम क्या बोलते हैं रोटेशन मोशन में? हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। देन द dl by dt, you can take this as vector, will be zero. दोनों चीजों को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको हरदम ये चीज प्रेफर करके समझाता हूं कि एवरी टाइम यू शुड कंपेयर अ लीनियर थिंग विद अ रोटेशनल थिंग, चीजें आसानी से समझ में आती है। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू लीनियर मोशन एंड दिस थिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशनल मोशन। क्या बोला गया रोटेशनल मोशन में? अगर आपके किसी चीज पे लगने वाला नेट टॉर्क जीरो है तो आपके उस चीज के एंगुलर मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आएगा। एग्जाम्पल मैं रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग द एग्जाम्पल्स, ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन। अगर मैं लीनियर मोशन में एग्जाम्पल दूं तो मैं अगेन वही एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपके कार का। सपोज कीजिए कोई आदमी यहां से धक्का लगा रहा है 10 न्यूटन, कोई आदमी यहां से धक्का लगा रहा है 10 न्यूटन, तो इस कार पे जो एफ नेट लग रहा है वो लग रहा है 0 न्यूटन, और जो इसका डी पी बाई डी टी आएगा वो भी होगा जीरो, क्योंकि अगर टोटल फोर्स जो आपके कार के ऊपर लग रहा है वही जीरो है तो कहां से चेंज इन मोमेंटम आएगा? नाउ द सिमिलर एग्जांपल आई विल ट्राई टू गिव यू इन रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक पंखा, बिकॉज घूमती हुई चीजों के बारे में ही बात करते हैं ना हम लोग, बराबर है। सपोज करो किसी ने इसके ऊपर एक इस तरह का फोर्स लगाया, इस तरह का एक फोर्स लगाया किसी ने, F1,
ठीक है, और किसी ने एक फोर्स उल्टी दिशा में लगाया, ऐसा F2, तो आप देख सकते हैं ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और ये पंखा नहीं घूमने वाला। अगर समझो कि आपने पंखा का बटन ऑन करके पंखे को पकड़ लिया, तो पंखा चाहता है घूमना, पर आपने उसके ऑपोजिट एक टॉर्क लगाया जिसकी वजह से पंखा घूम नहीं पा रहा है। होता है ना, पंखे को कोई लोग हाथ से रोक देते हैं, काम तो ऐसे करने नहीं चाहिए पागल जैसे, पर कर लेते कोई ना कोई। जैसे कभी पंखा बंद करना हो पर पंखा आराम आराम से बंद हो रहा है, किसी का पेशेंस खत्म हो गया, वो जाके डायरेक्ट पंखे को पकड़ लेते हैं, बंद हो जा। करना तो नहीं चाहिए, बट आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली पंखे की घूमने की दिशा के ऑपोजिट दिशा में एक टॉर्क लगा रहे हो। तो व्हाट इज द नेट टॉर्क जो यहां पे लग रहा है, वो जीरो है। अगर नेट टॉर्क जीरो है तो पंखा के पास कोई भी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। क्या आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल्स और ये दोनों बातें समझ में आ रही हैं कि कब आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा? कंजर्व्ड रहने का मतलब आपके एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज ना आना, उसी को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। बदलाव ही नहीं आएगा तभी तो कंजर्व रहेगा। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट पेज। हमें यही प्रूफ करके दिखाना है, हमें यही प्रूफ करके दिखाना है कि अगर नेट टॉर्क जीरो हो गया तो आपका एंगुलर मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। गिव मी अ यस और नो फॉर दिस फर्स्ट पेज, कम ऑन, गिव मी अ यस और नो फॉर दिस फर्स्ट पेज, जल्दी। जितने लोग भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं एक बात साफ साफ सुन लीजिए, ऑफिशियल उड़ान बैच का ग्रुप बन चुका है। अगर आपने पिछले लेक्चर मिस किया, उसी में जो लोग प्रेजेंट थे वो ऑफिशियल ग्रुप में आ चुके हैं। अगर आप लेक्चर मिस कर दिया पिछले वाला, आज और एक चांस है, लेक्चर के एंड में ऑफिशियल उड़ान ग्रुप की लिंक आपको दी जाएगी, आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन इन हो सकते हैं, ठीक है। और जो पिछले जितने भी उड़ान बैचेस थे सारे के सारे नलीफाई कर दिए गए हैं, उसमें आप कोई भी अपडेट्स नहीं आएंगे। कल रात में हम लोगों ने अपडेट डाला ताकि जो लोग ने पहले का लेक्चर मिस कर दिया था आज आके ऑफिशियल उड़ान ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, और उनको एक वार्निंग दी जाएगी, अगर आप रेगुलर नहीं है आपको आगे के लेक्चर्स बैठने नहीं दिए जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम टॉर्क पे डिपेंड करता है। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम किस चीज पे डिपेंड करता है? मोमेंटम फोर्स पे डिपेंड करता है। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम टॉर्क पे डिपेंड करेगा। अगर आपने टॉर्क ज्यादा लगाया तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा आएगा, अगर आपने टॉर्क कम लगाया तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी कम आएगा, और अगर आपका टॉर्क जीरो हो गया तो आपका एंगुलर मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। यही तो बात चल रही है तब से। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आपका एंगुलर मोमेंटम टॉर्क पे डिपेंड करता है? यस, एंगुलर मोमेंटम टॉर्क पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको यही कह रहा हूं कि हमें ये प्रूव करके दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दिस, कि अगर आपका नेट टॉर्क जीरो हो गया तो आपका एंगुलर मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। कैन वी स्टार्ट द प्रूफ? इफ एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस थिंग, कैन वी स्टार्ट द प्रूफ? प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, फटाफट बोलिए। डन है? डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द प्रूफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छी तरह से सब लोगों ने बात को समझना है। ये होगा हमारा पेज नंबर 2, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल वेक्टर। हमने दो फॉर्मूले सीखे, हम अपना वाला एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आपको याद होगा जब मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन करवाया जिसमें हमने एल इज इक्वल टू आई ओमेगा डिराइव किया था, अगर आपको याद आएगा तो, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तब मैंने आपको इस फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करवाया था, एल इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ये जो एल है ये कौन है भाई? ये है आपका एंगुलर मोमेंटम। ये कौन है भैया? ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इस फॉर्मूले को ऐसा भी बोलते हैं, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम, ऐसा भी बोलते हैं। हम इस फॉर्मूले की मदद से यह प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि अगर नेट टॉर्क जीरो हो गया तो आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको पता है डिफरेंशिएशन आता है सब लोग को, एवरीबडी नोज व्हाट डिफरेंशिएशन इज। सब लोग को डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन सुना है सब लोगों ने, डिफरेंशिएटिंग एवरीबडी नोज, यस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे क्लास, दोनों तरफ करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, डी एल वेक्टर बाय डी टी विल बी डी बाय डी टी ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, बराबर। देखा, दोनों तरफ मैंने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। यहां पे भी dl बाई dt लिख दिया, यहां पे भी d बाई dt लिख दिया, और ये ब्रैकेट में वैसा का वैसा है। अगला स्टेप होगा dl बाई dt बराबर, अगर आपको याद होगा तो uv लगा सकते हैं, अब हम यहां पे लगा सकते हैं uv। uv क्या बोलता है आपको, uv बोलता है एक को पकड़ो दूसरे को मारो प्लस पहले वाले को मारो दूसरे वाले को रखो। मारो मतलब डिफरेंशिएट मारो, ऐसा मारो नहीं, डिफरेंशिएट मारो। आई विल रिपीट, पहले को रखो दूसरे को मारो, पहले को मारो दूसरे को रखो। ओ जी मैं क्या यूवी, ओ जी मैं क्या यूवी, अरे कम ऑन यार, ऐसे ऐसा मत करो यार, इतना तो एक्सपेक्ट यार, इतना तो एक्सपेक्ट है मैथ्स में, यूवी रूल इतना तो एक्सपेक्ट है। कम ऑन एवरीबॉडी, बराबर है ना रे यार, बराबर है ना, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। गॉट इट है ना, गॉट इट है, गॉट इट है, डोंट टेक टेंशन, नो टेंशन है ना, नो टेंशन है, बराबर बराबर, वेरी गुड वेरी गुड। अब कुछ बातें, अब कुछ बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना, सुरेंद्र सर ने सिखाया, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट, सुरेंद्र सर ने सिखाया। हाँ अब कुछ बातें करनी चाहिए, कुछ बातें तो करनी चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए। dp वेक्टर बाय dt वेक्टर जो होता है उसको बोला जाता है फोर्स, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। कल भी बताया था, न्यूटन सेकेंड लॉ अपने लॉ में यही कहते हैं। क्या कहते हैं न्यूटन अपने सेकेंड लॉ में, न्यूटन सेकेंड लॉ अपने लॉ में ये कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। यही तो न्यूटन का सेकेंड लॉ है क्लास। तो ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या है, ये फोर्स है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से डीपी बाई dt को फोर्स लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। डी आर वेक्टर बाय डी टी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज आर, आर इज डिस्टेंस, एंड व्हाट कैन बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम कैन बी रिटन एज वेलोसिटी वेक्टर, बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, हम लोग इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, बराबर है, बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कैन बी राइटेड एज वेलोसिटी। नेक्स्ट व्हाट कैन वी राइट, और नेक्स्ट व्हाट कैन वी राइट, what can be p vector be written as, p vector can be written as mass into velocity vector। यही है ना, p मतलब लीनियर मोमेंटम होता है ना, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, बराबर है। इतने सब्स्टिट्यूशंस हमें अभी हमारे इस वाले फॉर्मूले में करने। तो जहां पे मुझे dp बाई dt दिख रहा है वहां मैं f लिखूंगा, जहां पे मुझे dr बाई dt दिख रहा है मैं वहां पे v लिखूंगा, जहां पे मुझे p वेक्टर दिख रहा है वहां पे मैं mv लिखूंगा। ये तीन सब्स्टिट्यूशंस मैं यहां पे करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। लेट अस सी मैं तीन सब्स्टिट्यूशंस यहां पे कैसे लिखूंगा, जैसे मैंने आपको कहा यहां पे चल रहा है dl बाई dt, यहां पे r वेक्टर चल रहा है, अगला जो था वहां पे dp बाई dt था, उसके बदले मैं लिखूंगा f वेक्टर, प्लस साइन डालूंगा। यहां पे dr बाई dt था, उसके बदले मैं लिखूंगा v वेक्टर, मल्टीप्लाइड बाय यहां पे p वेक्टर था, उसके बदले मैंने लिखा m क्रॉस m v वेक्टर। आप देख सकते हैं जो भी चीजें हैं मैं साफ साफ बता देता हूं, r r, इसकी जगह पे f वेक्टर, इसकी जगह पे v वेक्टर, इसकी जगह पे mv वेक्टर। सो आई होप सब्स्टिट्यूशन सब लोग के दिमाग में क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, dl बाई dt बराबर r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर प्लस, इसको जरा ठीक ठाक लिखो,
m को बाहर निकालो क्योंकि वो स्केलर है, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर करना चाहिए आपने, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, वेक्टर को साथ में, क्रॉस प्रोडक्ट उनका साथ में, और m एक स्केलर है उसको बाहर निकाल दिया। अगर कभी आपने स्केलर्स एंड वेक्टर्स बचपन में पढ़ा है मैथमेटिकल मेथड, तो आपको पता होगा कि दो सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। आई कैप क्रॉस आई कैप इज 0, जे कैप क्रॉस जे कैप इज 0, के कैप क्रॉस के कैप इज 0, इसलिए वी कैप वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर विल आल्सो बी 0। अगर ये दोनों 0 हो गया, इसका मतलब ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो डी एल बाई डी टी सिर्फ और सिर्फ बराबर आ रहा है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के। ये पूरा का पूरा टर्म 0 होने का रीजन मैंने बाजू में लिखा है। यू कैन राइट इट एज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर एज डी एल बाई डी टी, और कभी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर को टाउ वेक्टर बोलते हैं, दैट इज कमिंग आउट टू बी डी एल बाई डी टी। ये भी टॉर्क का डेरिवेशन करवाते समय ये चीज समझाई थी मैंने आपको, अगर आपको याद आएगा तो। व्हेन वी वर डूइंग द डेफिनेशन डेरिवेशन ऑफ टॉर्क, तब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था टाउ का, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। मतलब कल के लेक्चर के पहले वाले लेक्चर में हमने टॉर्क और लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के दोनों के डेरिवेशंस किए थे। तब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि जो टाउ वेक्टर होता है दैट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आगे आपका फॉर्मूला। अब क्या, अब इसी फॉर्मूले में तो सब कुछ डिपेंड है। अगर टाउ डीएल बाई डी टी के हिसाब से आता है, अगर टाउ डीएल बाई डी टी के हिसाब से आता है, तो इफ टाउ वेक्टर इज 0, दिस इंप्लाइज डीएल बाई डी टी वेक्टर विल ऑल्सो बी 0, क्योंकि ये दोनों बराबर है। मतलब अगर टाउ 0 है तो डीएल बाई डी टी भी 0 होगा, और यही तो हमें प्रूव करना था। और अगर डीएल बाई डी टी 0 है, दिस मीन्स दैट एल विल रिमेन कांस्टेंट। अगर किसी चीज में बदलाव नहीं आ रहा है, अगर किसी चीज में बदलाव नहीं आ रहा है, तो उस बदलाव ना आने की वजह से वो चीज कांस्टेंट रहेगी। हेंस प्रूव्ड। सर लॉ यूज जो किए वो एक बार, कौन सा लॉ यूज किया है विजय? मैंने कोई लॉ यूज नहीं किया। कौन सा लॉ यूज किया? ये न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ पता नहीं है विजय आपको? अगर किसी चीज के, न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ खत्म। इसलिए डीपी बाई डी टी की जगह पे फोर्स लिखा, बराबर। ओके। और अगले में कौन सा, अभी आगे कोई लॉ यूज नहीं किया है मैंने, सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी लिखा है और मोमेंटम को एमवी लिखा है। ये दो फॉर्मूले तो जनरल है ना विजय? बस ये वाले में मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। आई होप यू अंडरस्टूड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? क्या सब लोग को ये बात समझ में आ रही है कि हमने फर्स्ट पेज में यही प्रूव करना था कि अगर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, तो डीएल बाई डी टी भी 0 होगा। क्या आपको स्टेटमेंट दिख रहा है? इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, then the dl by dt will also be 0, and we have proved that thing if the net torque is 0, क्योंकि net torque और dl by dt दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो अगर LHS 0 होगा तो ऑटोमेटिकली आपका RHS भी 0 होगा, इसलिए हेंस प्रूव लिखा। एकदम सिंपल डेरिवेशन है। वापस एक बार हो जाए, क्या आपको बात समझ में आ रही है? कम ऑन है, 3 लॉ नहीं है। जय चौहान किधर है? 3 लॉ किधर है? आपको लॉस कहां दिखाई? लोग सब लोग लॉ लॉ कहां बोल रहे हैं? मेरे को तो लॉ नहीं, ये 3 लॉ नहीं है। दीज आर नॉट लॉस, एक लॉ है खाली। ये तो जनरल नॉलेज है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। अच्छा, आप चाहते हैं मैं न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़ाऊं? जय चौहान, यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू न्यूटन्स के ऑल 3 लॉस? अच्छा, तो वो अपन इंटेंसिटी में करेंगे। अभी ये रेगुलर सिलेबस में घुसाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। इंटेंसिटी बैच में लॉज ऑफ मोशन करने वाले चैप्टर हम लोग, उस चैप्टर को करते समय ऑब्वियसली हमको न्यूटन्स के तीनों लॉ
हर एक लॉ के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो जब हम लॉज ऑफ मोशन करेंगे इंटेंसिटी बैच में, तो उसमें पूरा डिटेल में आपको तीनों लॉ समझाऊंगा मैं, ठीक है। यहां पे लेट्स स्टिक टू द सिलेबस, मतलब अभी मैं 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस पे जाऊंगा तो अपना ये रह जाएगा, इसलिए लेट्स स्टिक टू दिस। ओके जय, इंटेंसिटी में पक्का बताना है, इंटेंसिटी में नहीं बताया तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे, उसमें तो उतनी डीप नॉलेज चाहिए, तो वहां पे पक्का मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सब लोग सबसे पहले इसमें कोई मुझे डाउट पूछना चाहता है क्या? एनीबडी वांट्स टू आस्क अ डाउट अबाउट दिस? क्या सब लोग के दिमाग में ये चीज क्लियर है कि अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, इफ योर एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, अगर आपका टॉर्क जीरो है तो आपके बॉडी में कोई भी मोमेंटम में बदलाव नहीं आएगा। जो बच्चे इंटेंसिटी बैच में नहीं है उनके लिए, अगर आप इंटेंसिटी बैच में नहीं है तो वैसे भी 12th बोर्ड में आपको अंडरस्टैंड तो करके लेना पड़ेगा, बिकॉज खुशी इफ यू अंडरस्टैंड 12th का सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर मैं उसमें 11th का सिलेबस ऐड करके पढ़ाता जाऊंगा तो सिलेबस खत्म होएगा नहीं आपका। तो जितना रिक्वायर्ड है मुझे उसको स्टिक करके मुझे समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ओके, आई होप एनी कोई डाउट्स है, बता नहीं रहे आप मुझे, एनी डाउट्स? नो डाउट्स, कैन आई मूव फॉरवर्ड? ये सब लोग के दिमाग में क्लियर है? एवरीबडी इज क्लियर? पक्का क्लियर है सब लोग के दिमाग में? आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर टाउ डीएल बाई डी टी के बराबर है, अगर टाउ जीरो हो गया तो आपका डीएल बाई डी टी भी जीरो हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अगर आपका टाउ जीरो हो गया तो आपका डीएल बाई डी टी भी जीरो हो जाएगा, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रही है, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। दिस इज द थिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। चलिए, आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस थिंग, ठीक है। नाउ हमने ये चैप्टर कर दिया है खत्म, ठीक है। एक रोलिंग मोशन नाम का टॉपिक है जो आई होप आपको पता है कि वो हटा दिया गया है, ठीक है ना। सर बोर्ड के पेपर में वाले कल बता रहे थे, क्या बोर्ड पेपर मई में होने वाले ऐसा बता रहे थे? अच्छा है, बोर्ड के पेपर होने तो मई में होने तो, नहीं तो जून में होने तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इफ द पेपर्स आर गोइंग टू हैपन इन मई और जून, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग और आराम आराम से पढ़ के हम लोग साथ ही साथ इंटेंसिटी बैच को भी डेवलप करेंगे। आप ये भी पढ़ रहे हो, आप इंटेंसिटी बैच भी पढ़ रहे हो, दोनों बैच साइमल्टेनियसली हम वैसे भी चला रहे हैं। आप दोनों की नॉलेज लो, बोर्ड में भी अच्छे परसेंटेज आएंगे और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा खासा, जितना डिले होता है उतना अपने लिए बेहतर है, जितना डिले होता है उतना अपने लिए बेहतर है। अपन लोग इधर ही बैठने वाले, अपने को कोई टेंशन नहीं है। इट्स रियली ग्रेट इफ दैट थिंग डिलेस। चलिए, एज आई सेड क्लास, ये चीज डन है, ठीक है, ये चीज डन है। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। एज आई सेड देयर आर फ्यू न्यूमेरिकल्स जो बाकी है हमारे करने के, अगर वो न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं तो ये चैप्टर हमारे लिए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन। ये होगा हमारा थर्ड पेज आज का, नहीं ये होगा हमारा फोर्थ पेज आज का, और हमें करना है 19th न्यूमेरिकल। लेट मी शो यू द 19th न्यूमेरिकल। कल हमने डिस्कस किया था कि हमें ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, 1 2 3। सर डाउट, क्या डाउट है अभिषेक? यस अभिषेक, क्या डाउट है? अभिषेक डाउट क्या है? अभिषेक डाउट? ओके, अभिषेक शुक्ला इज आस्किंग कि अगर हमारा
एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होता है, तो वो पूछ रहे हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी को क्या होगा। अभिषेक, विच फ्रीक्वेंसी आर टॉकिंग अबाउट? आर यू टॉकिंग अबाउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट? आप एन के बारे में बात कर रहे हो, बराबर है, ठीक है, यस। तो अभी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये चीज को। अगर आपका एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होता है, व्हाट डज दैट एक्चुअली मींस? एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होने का रियलिटी में मतलब क्या है? रियलिटी में ये मतलब है कि आपके ऊपर टॉर्क ज्यादा लग रहा है ना? अभी अभी हमने पढ़ा कि जो टॉर्क अगर ज्यादा लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एंगुलर मोमेंटम में बदलाव ज्यादा आएगा। ये बात आपको पता है अभिषेक? यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? पक्का? ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर आपका बंदा के ऊपर टॉर्क ज्यादा लग रहा है और वो बंदा ज्यादा जोर जोर से घूम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं? मोर टॉर्क brings more change in angular momentum, and more change in angular momentum will automatically increase the frequency. It's totally working. अगर मैं एक चीज पे ज्यादा टॉर्क लगा रहा हूं तो वो चीज ज्यादा तेजी से घूमेगी कि नहीं घूमेगी? अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है अभिषेक? डन? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके। अजमिन काजी बोल रहे हैं कि सर आपने कल के लेक्चर का पीडीएफ नहीं भेजा। अजमिन काजी, पीडीएफ ऑफिशियल ग्रुप्स में अब आ रहे हैं। जिस ग्रुप में आप होगे शायद वो ऑफिशियल ग्रुप नहीं होगा। जो लोग लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उनका एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया है, ठीक है? और जिन्होंने पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं वो ऑफिशियल ग्रुप में नहीं है। तो जो लोग लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली, सिर्फ अब से पीडीएफ उनके पास ही जाएंगी, और कल परसों से तो जो बाकी के उड़ान ग्रुप्स हैं उनमें लेक्चर्स के लिंक आना भी बंद हो जाएंगे। एक ऑफिशियल ग्रुप फॉर्म किया गया है सिर्फ ऑफिशियल ग्रुप में ही। और ऑफिशियल ग्रुप में किसको रखा गया है? जो लोग रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करते हैं, सिर्फ उनको रखा गया है। जो लोग रेगुलरली लेक्चर अटेंड नहीं करते, वो उड़ान बैच जो पहले की व्हाट्सएप ग्रुप्स है, सारे ग्रुप्स नलीफाई कर दिए गए हैं। उन ग्रुप्स में कल के बाद कोई लिंक भी नहीं आएगी लेक्चर की, और कोई भी पीडीएफ अपलोड नहीं किया जाएगा। सिर्फ ऑफिशियल ग्रुप में ही पीडीएफ्स और लिंक्स आएंगी। अगर आपको ऑफिशियल ग्रुप में आना है तो आपको रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, इंटेंसिटी और उड़ान के दोनों। अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे हैं, आपको ऑफिशियल ग्रुप से भी निकाल दिया जाएगा। हाँ, लेट अस स्टार्ट। मैं सॉल्व कर रहा हूं 19th क्वेश्चन। सब लोगों का ध्यान होना चाहिए। आई होप सब लोगों को 19th क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एवरीबडी इज सीइंग द 19th क्वेश्चन, ठीक है? अच्छी तरह से हम लोग 19th क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। अ मेटालिक रिंग ऑफ मास। यस, यू कैन लीव द अनऑफिशियल ग्रुप्स। मैंने कल ही मैंने ऑफिशियल ग्रुप पे मैसेज डाला था कि अगर आप ऑफिशियल ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं तो आप अनऑफिशियल ग्रुप्स को लीव कर सकते हैं, भले वो उड़ान का हो या इंटेंसिटी का। यू कैन लीव दोस ग्रुप्स। उस ग्रुप में कल के बाद कोई अपडेट नहीं आने वाला है, तो वैसे वो ग्रुप ऐसे ही पड़ा हुआ रहने वाला है। यू कैन जस्ट लीव दैट ग्रुप। ऑफिशियल इंटेंसिटी, ऑफिशियल उड़ान में रहो, उसमें सब अपडेट्स आने वाले हैं आज के बाद से। आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एक रिंग के बारे में। ओके क्लास, वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिंग। क्या बोल रहा है? रिंग का मास 1 किलो का है। पहला पहला स्टेटमेंट सब लोग पढ़ेंगे। अ मेटालिक रिंग इज ऑफ मास 1 किलोग्राम, हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg/m², मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg/m², when rotating about one of its diameter। मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये डायामीटर के अबाउट दिया हुआ है। आई होप आपको ये चीज अच्छी तरह से पता है कि जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की जाती है, एक्सिस को मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। अब आप अगर नोटिस कर रहे हो, उसने मेंशन किया कि नहीं किया? उसने साफ साफ ये बोला कि नहीं बोला कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डायामीटर से पास होने वाली एक्सिस का है। तो यहां पे axis of rotation is actually your
डायामीटर, इसलिए मैंने यहां पे आईडी लिखा है। आईडी लिखने का मतलब क्या हुआ, डायामीटर से पास हो रहा है। सो नाउ फ्रॉम हियर टू हियर आई थिंक आई हैव रिटन द गिवन अ वेरी गुड थिंग। अब मुझे आगे पढ़ना चाहिए कि आगे क्या बोल रहा है। इट इज मोल्टन एंड remolded into a thin uniform disk. What does molten and remolded का मतलब है? molten का मतलब होता है उसको पिघलाया गया, उसको क्या गया, रिंग, मेटालिक रिंग थी, उसको गर्म कर करके उसको पिघला दिया उन्होंने, ठीक है। पिघला के उसको रीमोल्ड किया। रीमोल्ड करना मतलब वापस उन्होंने एक उसको डिस्क में कन्वर्ट किया। मतलब अब ये जो रिंग है अब वो कन्वर्ट हो गई है डिस्क में, ऑफ द सेम रेडियस। मतलब जितना रेडियस यहां पे था उतना रेडियस यहां पे भी है। इसका मतलब वो पहले क्या बोलना चाहता है, दोनों किस्सों में रेडियस इज सेम। रिंग का जितना रेडियस था उतना ही रेडियस डिस्क का है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। हमें पता करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about an axis passing through its own, यानी कि सेंटर एक्सिस। बोलते हैं ना हाउ मच इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस का मतलब सेंटर एक्सिस को खुद की एक्सिस मानी जाती है। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, ऑल ऑफ यू हैव टू सी द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। क्वेश्चन शुरू हुआ एक रिंग से। रिंग 1 किलो का है, उसके डायामीटर के अबाउट, उसके डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 किलो का है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर का है। उस रिंग को पिघलाया गया, पिघला के उसको एक डिस्क में कन्वर्ट किया गया। जो रिंग का रेडियस था और जो डिस्क का रेडियस था वो दोनों के दोनों रेडियस सेम थे। अब हमें पूछ रहा है कि जो डिस्क बना है उसके सेंटर से पास होने वाली, यानी उसकी खुद की ओन एक्सिस से पास होने वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो, हमें यह बताना। डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये आपका रिंग में कंसीडर कर रहा हूं। आई कैन टेक दिस एज द रेडियस ऑफ द रिंग। मैं इसको रिंग का रेडियस ले सकता हूं, ठीक है। एंड इसको मैं आई डी नाम की एक्सिस ले रहा हूं। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। मैंने पूरी एक्सिस बनाई है, मतलब ये डायमीटर की तरह काम कर रहा है। इस चीज को उन्होंने पिघला के बना दिया एक डिस्क। ये है आपका डिस्क। रेडियस अभी भी आर है, जितना रेडियस यहां था उतना रेडियस यहां है, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है सेंटर वाली एक्सिस का। ये हमें बताना है, ये हमें पता है 1 kg मीटर स्क्वायर। आप बनाने का तरीका देख रहे हैं, आप बनाने का तरीका सब लोग देख पा रहे हैं कि क्या ये मैंने डॉटेड नहीं बनाया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका डायमीटर है। एंड ये डॉट डॉट से बनाया मतलब ये आपके सेंटर से पास हो रही है। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? एवरीबॉडी सीइंग द स्क्रीन? जय, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। एवरीबडी इज एबल टू सी द स्क्रीन, राइट? सब लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले मुझे सब लोग का ये जवाब चाहिए कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन और नॉट? पहले मुझे ये क्वेश्चन का जवाब सब लोग देंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फटाफट बोलिए, क्वेश्चन सबको समझ में आया है क्या? फटाफट होना चाहिए। डन, डन।
कैसे करेंगे, क्या लगता है? बोलिए, किस तरह से आप इसमें दिमाग लगाएंगे, क्या लगता है आप लोगों की थ्योरीज क्या बनेगी इस चीज को लेकर? डिस्कशन करिए मेरे साथ, बोलिए। डिस्कशन करना है आप लोगों को मेरे साथ कि किस तरह से आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बोलिए। चलो जल्दी बताओ। एवरीबडी शुड बी गिविंग कि उनको क्या लगता है हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, व्हाट कैन यू थिंक, व्हाट वी डू हियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा, साइली सेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा। सर जब रेडियस सेम है तो उसका मास भी सेम होगा, ओके। और सर यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फॉर्मूला यूज करके, क्या है यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम आर स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। क्या आपको समझ में आया कि डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पता है? डू यू नो द डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला? व्हाट डू यू थिंक, डू यू नो द डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला? पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस। क्या वो टेबल आप लोग को याद है, जो टेबल मैंने रट्टा मार के रखने के लिए आप लोग को कहा था? क्या वो टेबल के पास हम लोग जा सकते हैं? कैन वी गो फॉर दैट टेबल? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूला? यूनिफॉर्म डिस्क के सेंटर एक्सिस से पास होने वाले का फॉर्मूला होता है हाफ एम आर स्क्वायर। क्या आप यही बात कर रहे हैं? क्या आप यही बात कर रहे हैं? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं यहां पे आईसी बराबर हाफ एम आर स्क्वायर का इस्तेमाल करूं? डू यू वॉन्ट मी टू यूज दिस फॉर्मूला? व्हाट डू यू थिंक? क्या मुझे ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए? बराबर। खुशी से आई डोंट थिंक सो सर। खुशी आप क्या सोचते हैं, डायमीटर वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए? यस खुशी, आपको क्या लगता है डायमीटर वाला फॉर्मूला? आपने 1/4 एम आर स्क्वायर लिखा है, क्यों डायमीटर वाला फॉर्मूला खुशी? वाई डू यू थिंक हम डायमीटर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? यस खुशी, व्हाई डू यू थिंक हम डायमीटर? ओन एक्सिस का मतलब क्या होता है? यस खुशी, ओन एक्सिस का मतलब क्या होता है? खुशी, ओन एक्सिस का मतलब क्या होता है? सर रिंग का रेडियस फाइंड करेंगे आफ्टर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस की हेल्प से फाइंड करेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट रुचिता, एब्सोल्युटली करेक्ट रुचिता। किशन कहते हैं अपना सही है। यस किशन अपना सही है, मुझे भी ऐसे ही लगता है अपना सही है। सर रिंग का आईसी निकाल कर डिस्क में करना पड़ेगा क्योंकि हमें रिंग की चीजें दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हमें डायामीटर के बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, पर खुशी डायामीटर तो उसने तेरी, एक मिनट, अब पेन गिर गया। हाँ खुशी, डायामीटर तो उसने आपको रिंग का बोला है ना, उसने आपको डिस्क का थोड़ी बोला डायमीटर का फाइंड करो। उसने तो डिस्क का बोला ओन एक्सिस का फाइंड करो। ओन एक्सिस मतलब सेंटर। आपको फाइंड डिस्क का करना है ना, आपको फाइंड रिंग का थोड़ी करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग खुशी? अरे भाई, है ना, डिस्क का ओन एक्सिस मतलब सेंटर एक्सिस होता है, और सेंटर एक्सिस का फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर होता है। बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है सब लोग को? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अभी मेरे को बिल्कुल ध्यान से समझना। कभी तुमने सोना पिघलाने के लिए गए क्या? अभी सोना तुम कुछ देते हैं, उसको बोलते हैं इसको पिघला के कुछ बना दो। तो अगर रिंग को पिघला के डिस्क बनाया है, तो क्या मैं मास को सेम मान सकता हूं? क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि जो मास ऑफ द रिंग था वही मास ऑफ द डिस्क रहेगा? क्या मैं ये मान सकता हूं मास रिंग का बराबर होगा मास डिस्क का? क्या ये बात सब लोग को समझ में आ रही? क्या हम ऐसा मान सकते हैं? सोचिए सोचिए, जरा जरा मेरे साथ इंटरैक्शन कीजिए। मैं मास की बात कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मास। क्या ऐसा कर सकते हैं क्लास हम लोग? बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब m की वैल्यू हमारे पास है, हम लोग 1 kg का इस्तेमाल, एक्चुअली ये 1 kg रिंग का दिया हुआ था, पर वही 1 kg हम लोग डिस्क के लिए यूज कर सकते हैं। चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब अगली प्रॉब्लम क्या है?
हमारे पास आर नहीं है, वी डोंट हैव आर, हमारे पास आर नहीं है। आर क्यों नहीं है हमारे पास? क्योंकि क्वेश्चन में ना तो रिंग का रेडियस दिया हुआ है ना तो डिस्क का रेडियस दिया हुआ। पर अगर हमने किसी तरह से रिंग का रेडियस निकाल लिया तो वही रेडियस हम लोग डिस्क के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? रेडियस ऑफ रिंग कैन बी यूज्ड एज द रेडियस ऑफ डिस्क। क्वेश्चन में खुद ही इसकी पावर हमें दी है, क्वेश्चन ने दी है कि नहीं दी पावर? तो अभी मुद्दा क्या बच जाता है? मुद्दा यह बच जाता है कि हमें रेडियस ऑफ रिंग निकालना है। अगर हमने रेडियस ऑफ रिंग निकाल लिया तो ऑटोमेटिकली वही फॉर्मूला हम, वही रेडियस हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे? व्हाट डू यू थिंक, रेडियस ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को रिंग के डायामीटर से पास होने वाला फॉर्मूला ढूंढना चाहिए। थिन रिंग डायामीटर से फॉर्मूला है हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर बराबर है दिस थिंग आई एम सॉल्विंग फॉर रिंग। क्या तुम्हें पता है रिंग के डायामीटर से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया हुआ है? वो दिया हुआ है हमें 1, ये देखो 1 kg मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? इसलिए मैंने यहां पे 1 पुटअप किया, बराबर हाफ इंटू मास ऑफ द रिंग हमें 1 दिया है, इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता करनी है। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 मीटर, यहां से 2 यहां पे पहुंच जाएगा, 2 मीटर आ रही है रेडियस की वैल्यू। दिस इज रेडियस ऑफ रिंग एंड दैट रेडियस ऑफ रिंग इज इक्वल टू रेडियस ऑफ डिस्क। यही चीज हम लोग डिस्क में भी यूज कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द सेंटर इज हाफ एम आर स्क्वायर, बराबर है हाफ इंटू 1, मास 1 है, इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर? आर स्क्वायर की वैल्यू अभी भी आपने निकाली 2, इंटू 2, यहां से 2 और 2 कैंसिल होता है, आईसी आता है 1 kg पर मीटर स्क्वायर। दिस इज mi of disk about center axis। फाइनल आंसर आप चेक कर सकते हैं, 1 kg पर मीटर स्क्वायर, 1 kg पर मीटर स्क्वायर। समझा? सिंपल था। देखा, डिस्कशन करके थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता? मैं फटाफट चालू हो जाता हूं, मैं फटाफट ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, काम खत्म हो गया। बट आप लोग का दिमाग थोड़ा भी चला, 20% भी अगर आपका दिमाग चला, हालांकि इस क्वेश्चन में बहुत लोग का दिमाग 100% चल गया, बहुत लोगों का दिमाग इस क्वेश्चन में 100% चल गया। क्या मुझे न्यूमेरिकल रिपीट करना चाहिए, कुछ रिपीट टेलीकास्ट चाहिए, कि आप लोग को बेहतर समझ में आ गया कि हमें क्या करना था? बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए। हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको? क्या मैंने आराम से समझाया? बराबर है कि न्यूमेरिकल आराम से होना चाहिए, भगा भगा के न्यूमेरिकल करके कोई मतलब नहीं है, बराबर है? आगे बढ़ू, अगला करें, फिर अगला करें, 20वां करें। चलो आगे करते हैं। अभी 20वें में भी आप लोग मुझे सजेशंस देंगे, मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ के उसका गिवन लिख के देता हूं, आप लोग मुझे सजेशंस देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, ये होगा क्लास हमारा 5वां पेज। आगे बढ़ रहे हैं, आई होप सब लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, अच्छी तरह से ध्यान दो, थ्योरी अच्छे से समझ में आती है, न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझो। तो ये होगा हमारा 6th पेज, मैं कर रहा हूं 20th न्यूमेरिकल, ठीक है? ध्यान से देखना, एवरीबडी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। अ बिग डंबल, एक्चुअली इज रेड एज डम्बेल, बट इंडिया में डंबल बोलते हैं। अ बिग डम्बेल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम and length 20 centimeters, two identical solid sphere of mass 50 gram and radius 10 centimeter each are at the two ends of the rod। यहां से लेके यहां तक मुझे पूरा डंबल का पूरा कार्यक्रम समझ में आ गया। बनाता हूं डंबल,
गए है ना, जिम में गए है ना, अगर जिम में नहीं भी गए हैं तो डंबल तो देखा ही होगा, है ना। डंबल ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया, प्लीज एडजस्ट, है ना। डंबल डंबल बराबर। हाँ अभी क्या बोला, क्या बोला, जो रॉड की लंबाई है वो है 20 सेंटीमीटर की, बराबर। जो स्फीयर का रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर का, बराबर। स्फीयर का रेडियस मैंने बना दिया, डंबल की लंबाई 20 की, स्फीयर का रेडियस आर आर, बराबर है। ये यहां तक क्लियर है। अगली चीज क्या है, अगली चीज क्या है, मास रॉड का, कितना है मास रॉड का, 60 ग्राम। ये रॉड 60 ग्राम का है, बराबर है। अगला क्या है, मास स्फीयर का, स्फीयर, ये दोनों स्फीयर का मास कितने का है, 50 ग्राम का है। डन। पहली वाली लाइन में तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसा चीज था जो समझ के बाहर रहेगी। सिर्फ डंबल के कार्यक्रम दिए हुए हैं, सिर्फ बताया है कि डंबल की जो रॉड है उसकी लंबाई कितनी है, उसका मास कितना है। डंबल के दोनों तरफ आपके पास स्फीयर्स लगे हुए हैं, उनका मास कितना है और उनका रेडियस कितना है। पहली लाइन में मुझे लगता नहीं किसी को डाउट होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से मेरी बात सुनना। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to its length। अच्छा, अच्छा, क्या चाहिए, क्या चाहिए, एक एक्सिस बनानी पड़ेगी, बना एक एक्सिस हम लोगों ने, बराबर है। क्या ये एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, हाँ। क्या ये एक्सिस हमारे डंबल को परपेंडिकुलर है, हाँ। इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्या बताना है हमें, क्या बताना है हमें, मैं लिख लेता हूं, फटाफट लिख लेता हूं मैं, क्या बताना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through center of the डम्बेल। ये जो पिंक कलर की आपको एक्सिस दिख रही है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्या क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आया है? एनीबडी हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सब लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा तो आगे बढ़ के कुछ मतलब है। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, हम लोग फिर आंसर के बारे में डिस्कशन चालू कर देते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ मतलब नहीं। क्वेश्चन, एवरीबडी क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? एवरीबडी के दिमाग में क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, एवरीबडी के दिमाग में क्वेश्चन 100% क्लियर होना चाहिए। कहना है मुंह, सब लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरे को। एवरीबडी शुड बी गिविंग अ रिप्लाई। इज द क्वेश्चन क्लियर? एनी डाउट्स इन द क्वेश्चन? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है। अब मुझे सजेशंस चाहिए, क्या कर सकते हैं? सजेशंस चाहिए, सजेशंस चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या कर सकते हैं? ml²/12, ठीक है। ml²/12 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का होता है। क्या यहां पे सिर्फ रॉड है? क्या यहां पे सिर्फ रॉड है कि रॉड के साइड में दो स्फीयर्स भी है? सिर्फ रॉड का ml²/12 होता है ना, ये देखो, है ना, रॉड का ml²/12 होता है, बराबर है। तो ml²/12 तो सिर्फ रॉड का हो जाएगा, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं। रॉड भी है और रॉड के साथ दो स्फीयर भी है, ये देखो, स्फीयर भी है, और स्फीयर का होता है 2/5 mr²। तो आप लोग को क्या लगता है, क्या करना क्या चाहिए? पर याद रखिए, स्फीयर का जो आपके पास फॉर्मूला है वो स्फीयर की खुद की एक्सिस से पास होने वाला फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है ना। ये स्फीयर की खुद की एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 mr² है, स्फीयर की खुद की एक्सिस के अबाउट। हमें यहां सेंटर वाली एक्सिस का बताना है, हमें इस वाली एक्सिस से बताना है। फर्स्ट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर निकालेंगे बाय यूजिंग द गिवन डेटा, देन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे। पॉसिबल ही नहीं है रुचिता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ,
स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आप ये फॉर्मूला देख रहे हो, सब लोग मुझे पहले एक बात बताओ, जो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, एक्सिस कहां से पास हो रही है? सब लोग मुझे जवाब देंगे। स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है 2/5 mr², वो एक्सिस स्फीयर के सेंटर से पास हो रही है कि नहीं हो रही है? द एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर, पर किसका सेंटर? स्फीयर का सेंटर ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट द दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर? तुम्हें सेंटर ऑफ द स्फीयर पे थोड़ी काम करना है, तुम्हें इधर काम करना है, तुम्हें ये एक्सिस पे काम करना है। दिमाग लगाओ, क्या तुमने कोई थियरम वियरम पढ़ा है कभी जिंदगी में? तुमने कोई थियरम थियरम कुछ पढ़ा है? ऐसा कुछ सुना है ऐसा जिंदगी में? कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो एक्सिस है, मतलब स्फीयर की जो एक्सिस है, और जिस एक्सिस पे हमें काम करना है, वो दोनों एक्सिस क्या एक दूसरे को पैरेलल वैरेलल कुछ ऐसी दिख रही है? कुछ ऐसा कमाल वमाल, कुछ कुछ ऐसा, कुछ क्या बोलते हो? कुछ थोड़ा दिमाग विमाग है ना? हो सकता है ना कमाल वमाल? हो सकता है कमाल वमाल? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, कमाल वमाल हो सकता है। चलो कमाल चालू करें, कमाल चालू करें। चलो सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए। एवरीबडी शुड बी पेइंग अटेंशन हियर, सब लोग पेइंग अटेंशन करेंगे यहां पे। सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मैं यहां पे और दो एक्सिस बनाने जा रहा हूं, ठीक है? मेरा डायलॉग देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड। रॉड के सेंटर से जब आप पास कर रहे हो, तो वो फॉर्मूला होता है आई सेंटर फॉर रॉड इज ml²/12। ठीक है, इसको डालो एक डब्बे में। अगली चीज सुनो, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसका फॉर्मूला होता है 2/5 mr²। अगली नॉलेज मैं जो देना चाहता हूं, अगली नॉलेज जो मुझे देना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमें जिस एक्सिस का mi फाइंड करना है, वो रॉड के सेंटर से पास हो रही है। हमें जिस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डंबल। ये डंबल के सेंटर से पास है। रॉड लिखने से अच्छा मैं यहां पे डंबल लिखता हूं, बराबर है? वो डंबल के सेंटर से पास हो रही है। इसका मतलब क्या है? इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? इससे तुम्हें यह समझ में आ रहा है अपने 7th पेज में कि वी कैन यूज द रॉड का mi डायरेक्टली बिकॉज इट इज ऑल्सो द सेम एक्सिस। अगर आप ध्यान से देखेंगे, डंबल का सेंटर वाला एक्सिस, और चाहिए तो मैं एक अलग कलर में रॉड का एक्सिस भी बना के दिखा देता हूं आपको। यहां बाजू में हम ऑरेंज कलर से और एक एक्सिस बना रहे हैं। अंडरस्टैंड कीजिए, यहां पे दो तरह के एक्सिस है, एक पिंक कलर का, एक ऑरेंज कलर का एक्सिस है। ये जो एक्सिस मैंने यहां पे बनाया है, दिस एक्सिस इज ऑफ द डंबल।
ये डंबल का है। आ रही है आपको बात समझ में? और जो और एक एक्सिस आप यहां पे देख रहे हैं वो आपका रॉड का है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो रॉड का एक्सिस और डंबल का एक्सिस एग्जैक्टली सेम है। तो इसलिए हम ml²/12 फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं रॉड के लिए। रॉड के लिए ml²/12 फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बट अगर आप नोटिस करेंगे तो स्फीयर का एक्सिस और डंबल का एक्सिस सेम नहीं है ना। स्फीयर का एक्सिस और डंबल का एक्सिस थोड़ी सेम है। तो 2/5 mr² फॉर्मूला स्फीयर्स के लिए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। समझा? प्रॉब्लम समझा क्या है? प्रॉब्लम समझा? पूरा कार्यक्रम जो है ना वो डंबल की एक्सिस के अबाउट होना चाहिए। तुम ये फॉर्मूला डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हो? 2/5 mr² क्या है? 2/5 mr² है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तुम्हें सेंटर ऑफ द स्फीयर में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें डंबल के सेंटर में इंटरेस्ट है। पर रॉड का सेंटर और डंबल का सेंटर एक ही है, इसलिए हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली रॉड के लिए यूज कर सकते हैं। पर स्फीयर का क्या? पूरा का पूरा डंबल रॉड और स्फीयर दोनों से मिलके बना है। पूरा का पूरा डंबल रॉड और स्फीयर दोनों से मिलके बना है। तो क्या हम यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल ध्यान से देखना मैं स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूं। वी कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑन स्फीयर। क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम लोग यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्फीयर के ऊपर यूज करेंगे। ठीक है ना? स्फीयर के ऊपर कैसे यूज करेंगे मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल सबने ध्यान से देखना है। ये आपका स्फीयर है, ये स्फीयर की एक्सिस है, ये आपका रॉड है इस तरह से, और यहां से और एक एक्सिस चाहिए। ये एक्सिस है डंबल की। हमें इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए स्फीयर का, हमें स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। वी वॉन्ट mi of the sphere about an axis passing through the center of dumbbell। सबसे पहले तो ये समझो, तुम्हें ये पता है, यू नो दिस थिंग, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है, बट तुम्हें डंबल की एक्सिस में इंटरेस्ट है, तुम्हें स्फीयर की एक्सिस में इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? तुम्हें निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का। कहां पे? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द डंबल। एक एक्सिस, ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा जो डंबल से पास हो रही है। तो स्फीयर की खुद की एक्सिस और ये डंबल की एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है? और तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर लिया जा सकता है, क्योंकि टोटल टोटल जो रॉड का डिस्टेंस था वो 20 सेंटीमीटर का था। तो आधा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये देखो, दिस हाफ डिस्टेंस विल बिकम 10 सेंटीमीटर। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फटाफट बोलो। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस बात की सबसे बड़ा घपला किधर हो रहा है? सबसे बड़ा घपला किधर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब मैं तुमको बताता हूं कि डाउट क्या आ सकता है। डाउट मैं आपको बता, एक बच्चे के दिमाग में डाउट क्या आ सकता है मैं आपको बता सकता हूं कि सर आपने ये बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के हिसाब से निकाला जाता है ना? तो आपने, यस यस खुशी में आ रहा हूं, मैं खुशी आ रहा हूं उस चीज पे। यहां पे स्फीयर का रेडियस भी इंक्लूड होगा। वी विल बी इंक्लूडिंग द स्फीयर का रेडियस ऑल्सो। तो ये 10 सेंटीमीटर नहीं आएगा, 10 प्लस
स्फीयर का रेडियस भी आएगा, क्योंकि रॉड यहां तक ही है, यहां तक ही रॉड है ना, बराबर है ना, रॉड यहां तक ही है। तो रॉड का डिस्टेंस यहां तक 10 सेंटीमीटर है, प्लस हमें स्फीयर का रेडियस भी ऐड करना पड़ेगा, तभी इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस मिलेगा। तो स्फीयर का रेडियस कितने का था, स्फीयर का रेडियस दिया हुआ था क्या, हाँ स्फीयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस टोटल कितना आएगा, टोटल दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस आएगा 20 आएगा। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। देखो रॉड और इसके बीच का डिस्टेंस 10 हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 10, और ये एक्सिस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 10 हो जाएगा। तो ये 10 प्लस रॉड का आधा 10 मिलके दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 20 हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाई द एक्सिस एंड दिस एक्सिस का डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, एवरीबडी इज अंडरस्टूड दैट थिंग, पक्का क्लियर है। हाँ मेरे को क्या तुमको बताने का था पता है क्या, बच्चे के दिमाग में डाउट ये आ सकता है कि सर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस का पास, ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालूंगा जो मेरे ऑब्जेक्ट के को टच भी नहीं हो रही। इमेजिन करो आप क्या निकाल रहे हो, वी वांट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द डंबल। मतलब तुम स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो एक ऐसी एक्सिस से जो स्फीयर के थ्रू जा भी नहीं रही। सोचो ना वो स्फीयर के सेंटर से जा रही है, ना वो स्फीयर के डायामीटर से जा रही है, ना टैंजेंट से जा रही है, वो कहीं और से ही जा रही है। तुम्हें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है स्फीयर का, ऐसे भी पॉसिबल है, एक्सिस कहीं भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है। तो तुम्हें इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि वो एक्सिस हरदम ऑब्जेक्ट से ही पास होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट को टच होनी चाहिए। जैसे अगर आप यहां के सारे फॉर्मूले देखेंगे, जस्ट लुक एट ऑल द फॉर्मूलाज हियर, ये एक्सिस ऑब्जेक्ट को टच हो रही है, सेंटर से जा रही है, ऑब्जेक्ट को टच हो रही है, ऑब्जेक्ट को टच हो रही है, ऑब्जेक्ट को टच है, टच 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 टच। ढूंढ लो कोई भी फॉर्मूला, ढूंढ लो जो टेबल में दिया हुआ है, सारे के सारे फॉर्मूला जो टेबल में दिए हुए हैं, सारे के सारे फॉर्मूले एक्सिस को या तो टच है, या तो सेंटर से जा रहे हैं, या तो डायमीटर से जा रहे हैं, या तो कल के लेक्चर में टेंजेंट से जाते हुए दिखाई दिया था। यहां पे ऐसा है क्या, यहां पे ऐसा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाल रहे हो, स्फीयर का निकाल रहे हो। अच्छा कहां निकाल रहे हो, एक ऐसी एक्सिस जो डंबल से पास हो रही है, इमेजिन करो। ऐसा ही, यही सबसे बड़ी करामत है रोटेशनल मोशन की। अगर आप ये समझ गए तो आपको बहुत बड़ी बात समझ में आएगी। इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड दैट द एक्सिस शुड बी पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट, द एक्सिस कैन बी समवेयर एल्स ऑल्सो। सबको ये बात समझ में आ रही है, सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, फटाफट बोलो। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट, क्या सब लोग को ये बात समझ में आ रही है कि जरूरी नहीं है कि वो एक्सिस आपके सेंटर से ही पास हो या आपको टच होके पास हो, वो कहीं और से भी पास हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी, सब लोग को ये बात समझ में आ रही है। अब मैं एक चीज लिख के दे रहा हूं, आई एम राइटिंग वन थिंग, जरा अच्छे से आप लोग ये बात को सुनेंगे। मैं एक चीज लिख रहा हूं, मैं एक चीज लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through center of dumbbell, ये हमें निकालना है। वी वॉन्ट टू फाइंड दिस। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through center of rod, क्यों, क्योंकि रॉड का सेंटर और डंबल का सेंटर तो एक ही है, इसलिए वो मैच हो गया। प्लस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया
about an axis passing through center of dumbbell for sphere. देखा देखा, यहां पे क्या लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द, यहां पे भी चाहिए तो लिखो सेंटर ऑफ द डंबल फॉर रॉड एंड यहां पे क्या लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डंबल फॉर स्फीयर and this is for rod. But what is the thing that is very very good about this question is that ये वाली चीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये वाली चीज मतलब डंबल का सेंटर और रॉड का सेंटर एक ही है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला ml²/12 डायरेक्टली आ रहा है, इसमें कुछ टेंशन नहीं है। टेंशन यहां है, क्यों टेंशन यहां है, क्योंकि डंबल का सेंटर और स्फीयर का सेंटर मिलता नहीं है ना। तो अगर डंबल का सेंटर और स्फीयर का सेंटर मिलता नहीं है, तो जो स्फीयर के सेंटर से 2/5 mr² का फॉर्मूला था वो डंबल के सेंटर में कैसे यूज करोगे। इसलिए वी वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डंबल। स्फीयर के लिए डंबल का फाइंड करना। अब मैं लगाने जा रहा हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और मैं ये फाइंड करूंगा, क्या सब लोग को 20 सेंटीमीटर कैसे आए समझा। प्रेम आपने 20 सेंटीमीटर लिया है लेकिन 10 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया, लिया है ना प्रेम, लिया है, आपको डायग्राम बना के दिखाऊं क्या वापस, लिया है 20 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर आया, वापस डायग्राम बना के दिखाता हूं, अच्छी तरह से डायग्राम देखो। ये आपका स्फीयर है, ये स्फीयर की एक्सिस है और ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, यहां से लेके आगे आपकी रॉड है, ठीक है, यहां पे और एक डंबल है और ये उसका सेंटर है और ये यहां से लेके यहां तक भी 10 सेंटीमीटर है, ये आपकी डंबल की सेंटर एक्सिस। अब यहां से लेके रॉड का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हुआ और यहां से यहां रॉड 10 सेंटीमीटर की हुई, यहां से यहां तक रॉड 10 सेंटीमीटर की हुई और यहां से यहां 10 सेंटीमीटर हुआ, तो टोटल रॉड कितने की हुई 20 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। परंतु आपको क्या चाहिए, आपको ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 10 + 10 20 सेंटीमीटर। ऑल ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग, 20 सेंटीमीटर दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कैसे आया, दिस इज द एक्सिस फॉर द स्फीयर एंड दिस इज द एक्सिस फॉर द डंबल। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग डंबल की एक्सिस और हमारी एक्सिस के बीच में 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कैसे आया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस विल बी टेकन एज द एच। परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आपको फाइंड करना है, आपकी खुद की सेंटर एक्सिस प्लस mh² आपको यूज करना पड़ेगा, अगर आपको याद आएगा तो। एवरीबॉडी इज रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला, पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर्मूला सबको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कम ऑन, हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम कहां लगा रहे हैं, हम स्फीयर पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं। गिव मी अ यस और नो ऑल ऑफ यू, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर पुटिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑन द स्फीयर। डन डन, ठीक है। यहां कितना पुट करूं बताओ, आईसी की जगह पे कितना पुट करूं, व्हाट शुड आई पुट अबाउट आईसी, बोलो। आईसी की जगह पे कितना पुट करूं, रिप्लाई आईसी की जगह पे कितना पुट करूं, रिप्लाई। कम ऑन, कौन है ये आईसी, कौन है, ये स्फीयर के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है, हम स्फीयर का सॉल्व कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग फॉर स्फीयर। व्हाट इज दिस आईसी, दिस इज आईसी इज फॉर स्फीयर, आईसी इज फॉर स्फीयर 2/5 mr² बराबर प्लस mh², h की वैल्यू में पुटअप नहीं कर रहा, आ गया, खत्म, आ गया, क्या आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
of the sphere about an axis passing through center of the डंबल। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? फटाफट बोलो। ये होगा हमारा 8वां पेज। इसलिए बोला था स्टार्टिंग से चीजों को ध्यान से समझना। स्टार्टिंग से मैंने एक एक चीज जो तुम्हें बता के रखी है, एक एक छोटी सी छोटी चीज जो मैंने तुम्हें बता के रखी है, वो छोटी सी छोटी चीज अगर तुमने याद रखी तो ही तुम्हें ये चीजें न्यूमेरिकल में समझ में आएंगी, वरना न्यूमेरिकल में चीजें समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने इस चैप्टर को इतने लेक्चर तक पढ़ाया है, बिकॉज यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस का निकाला जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाला जाता है? एक एक्सिस का निकाला जाता है। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, हमें डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस का निकालना है, पर डंबल दो लोगों से मिलकर बना है, एक रॉड एक स्फीयर। ठीक है, रॉड का एक्सिस और डंबल का एक्सिस मैच हो गया, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर स्फीयर का एक्सिस और रॉड का डंबल का एक्सिस मैच नहीं होता ना, इसलिए हमने स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो उसके डंबल के सेंटर से पास होता है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का। क्या आपको पता चल रहा है मैंने और एक क्यों ऐड किया स्फीयर? बिकॉज सिर्फ एक स्फीयर नहीं है ना, एक स्फीयर नहीं है, कितने स्फीयर है? इनटू 2, क्योंकि एक स्फीयर इधर भी है एक स्फीयर उधर भी है। तो अगर आप इनिशियल डायग्राम देखेंगे तो दिस इज जस्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस स्फीयर। ये स्फीयर की वजह से यहां पे इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास दो स्फीयर है, तो अगर इस स्फीयर की वजह से यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है तो इस स्फीयर की वजह से भी यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही होगा, इसलिए मैंने 2 बार उसको प्लस किया। अब सॉल्विंग करेंगे। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रॉड? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रॉड इज ml² बाय 12। कहां पे? डंबल के सेंटर पे। प्लस 2 इंटू, इसको 2 बार करने से 2 इंटू कर दूं, क्या फॉर्मूला निकाला मैंने अभी? 2/5 mr² प्लस mh²। अगर इसको हमने कर दिया सॉल्व तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं आंसर लाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो तो ऐसे भी आ जाएगा। मैं क्वेश्चन समझने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बोलो बोलो, किसी को डाउट है? दिमाग चकरा जाना चाहिए, दिमाग चकरा जाना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि चैप्टर कितना खतरनाक किस्म का चीज है। समझा है क्या सब लोगों को? हैज एवरीबडी अंडरस्टूड? हैज एवरीबडी अंडरस्टूड? बोलो फटाफट बोलो, क्या सब लोग को ये बात समझ में आ रही है? एक स्मॉल रिपीट टेलीकास्ट हो जाए, एक स्मॉल रिपीट टेलीकास्ट हो जाए, फटाफट देखिए। यस यस यस, आई नो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। एक स्मॉल रिपीट टेलीकास्ट हो जाए। हाँ, सबसे पहली बात, क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां फाइंड करने के लिए बोलता है? क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डंबल की एक्सिस से फाइंड करने के लिए बोलता है। ये वाली एक्सिस, डंबल की एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। ठीक है, अब आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दूसरा वाला, ये यहां पे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक इस तरह का झूला है, झूला। ठीक है, ये झूला इस एक्सिस के अबाउट घूमता है, ऐसे गोल गोल घूमता है। कैसे घूमता है? ये झूले का एक्सिस है, ऑरेंज पेन झूले का एक्सिस है, ये ब्लैक पेन के अबाउट ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, ब्लैक पेन इसके आजू बाजू ऐसे ऐसे घूमता है, तो ये लाइन घूमती है। अब ऐसा इमेजिन करो कि यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है, यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है, यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है।
यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है, यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है, यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये जो आदमी है या ये जो लोग बैठे हुए हैं, आप इन सबको एक स्फीयर कंसीडर करो। सब लोग एक गोले में बैठे हुए हैं, ठीक है। कैसी घूम रही है चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीज ऐसे ऐसे घूम रही है, इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूम रही है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2 और स्फीयर नंबर 3, तीनों के तीनों स्फीयर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं। स्फीयर नंबर 4, स्फीयर नंबर 5, स्फीयर नंबर 6, ये तीनों भी तीनों इसके अबाउट घूम रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपका ऑब्जेक्ट किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। हालांकि हालांकि आप ये भी समझ सकते हैं कि इनकी खुद की भी अपनी अपनी एक्सिस से होंगी, पर हमें इनके खुद की अपनी अपनी एक्सिस में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि ये 6 के 6 लोग इस एक्सिस के अबाउट घूमी घूमी कर रहे हैं। हमें यह पता है कि तुम्हारे खुद के एक्सिस के अबाउट तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है। तुम्हारे खुद के एक्सिस के अबाउट तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है। तुम्हारे खुद के एक्सिस के अबाउट तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। खुद के एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट नहीं, खुद के, तुम्हारे खुद के। पर तुम घूमी घूमी तुम्हारे एक्सिस के अबाउट कर रहे हो कि इस एक्सिस के अबाउट कर रहे हो? इस एक्सिस के अबाउट तुम घूमी घूमी कर रहे हो, तो तुम्हारे खुद के एक्सिस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। करो ना, तुम्हारे खुद के एक्सिस के अबाउट 2/5 mr² है, तो मुझे क्या करना है उससे? तुम्हारा घूमी घूमी तो इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, इसलिए तो पैरेलल एक्सिस इस्तेमाल किया। इसलिए तो यह पता किया ये स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी खुद के एक्सिस के अबाउट नहीं, ये एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये स्फीयर इस एक्सिस के अबाउट घूमी घूमी कर रहा है। अगर मैं ये स्फीयर कंसीडर करूं तो तुम्हारा खुद के एक्सिस के अबाउट 2/5 है, इसके अबाउट 2/5 नहीं है। हर किसी के साथ सेम चीज हो रही है। अगर मैं डंबल की बात करूं तो डंबल में अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डंबल, इससे तुम्हें क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? इससे तुम्हें क्वेश्चन ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो एक्सिस है इसको मैं नाम दे देता हूं ID। तुम्हें यह बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो रॉड है उसका घूमी घूमी ID के अबाउट बताओ, जो दो स्फीयर है उसका घूमी घूमी ID के अबाउट बताओ। भूल जाओ कि उनकी खुद की भी कुछ एक्सिस है, उनकी खुद की एक्सिस के अबाउट तुम्हें क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू? उनकी खुद की एक्सिस, रॉड की खुद की एक्सिस है, स्फीयर की खुद की एक्सिस है, पर क्या वो अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट घूमी घूमी कर रहे हैं कि डंबल की एक्सिस के अबाउट घूमी घूमी कर रहे हैं? डंबल की एक्सिस के अबाउट घूमी घूमी कर रहे हैं। इसलिए उनकी खुद की एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे लिए वो किसी चीज के लिए काम नहीं आएगा, बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते समय काम आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, लोगों की खुद की एक्सिस हैं पर वो घूमी घूमी किसी और एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है तुम्हें यह समझाने के लिए कि इस स्फीयर का खुद का एक्सिस है पर ये घूमी घूमी कर रहा है इसके अबाउट। सिमिलरली यहां पे डंबल के स्फीयर का खुद का एक्सिस है पर वो घूमी घूमी कर रहा है डंबल के एक्सिस के अबाउट। तो तुम्हें पूरा कंसंट्रेशन इस चीज में लगाना पड़ेगा कि तुम्हारा ये वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डंबल की एक्सिस के अबाउट कितना है, तुम्हारे ये वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डंबल के एक्सिस के अबाउट कितना है, तुम्हारे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डंबल के एक्सिस के अबाउट कितना है। तुम्हें इस चीज में पूरा कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा बिकॉज द डंबल इज रोटेटिंग अबाउट दिस ब्लैक एक्सिस, नॉट द ऑरेंज एक्सिस। लकीली रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्सिस और डंबल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्सिस मैच हो रही है,
इसलिए ml² बाय फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लिया। पर क्या स्फीयर से पास होने वाली एक्सिस और डंबल की एक्सिस मैच हो रही है? नहीं, स्फीयर घूमी घूमी करता है डंबल के एक्सिस का, तो 2/5 mr² कैसे यूज कर लोगे? गलत हो जाएगा ना। व्हाट इज 2/5 mr²? 2/5 mr² is the moment of inertia about the center of the sphere axis, but the sphere is doing घूमी घूमी about this axis. So find the moment of inertia of the sphere about this axis, not its own axis. Yes रूपाली, डिस्टेंस तो चेंज होगा ही ना, डिस्टेंस तो सबका चेंज होगा ना। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो द थर्ड वाला स्फीयर एंड द सिक्स्थ वाला स्फीयर विल शेयर द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, बिकॉज दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। थर्ड एंड सिक्स्थ का तो सेम ही आएगा, इसलिए 2 into किया। टोटल 3 कंपोनेंट है, रॉड 2 स्फीयर, रॉड 2 स्फीयर। अभी भी नहीं समझ रहा है क्या रे? अभी भी नहीं समझ रहा है क्या रे तुम लोगों को कि क्यों इतना बड़ा नाटक कर रहे हैं यहाँ पे? 2/5 mr² क्या तुम्हारे घूमी घूमी वाले एक्सिस से पास हो रही है? 2/5 mr² स्फीयर के सेंटर से पास हो रही है। तुम्हें डंबल के सेंटर की एक्सिस के अबाउट पूरा गेम खेलना है। तुम्हें वो ऐसा बोल रहा है कि डंबल की सेंटर वाली एक्सिस पे सब कुछ घूम रहा है, तो स्फीयर डंबल की एक्सिस पे घूम रहा है, उसकी खुद की एक्सिस पे नहीं घूम रहा है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? आर यू गेटिंग दिस थिंग कि मैं यहाँ पे बार बार क्या लिख रहा हूं? मैं यहाँ पे बार बार तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या लिखा है मैंने? पढ़ो जरा, पढ़ो जरा। वी वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डंबल। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का चाहिए सेंटर वाले डंबल से, क्योंकि स्फीयर इस डंबल के इस एक्सिस के अबाउट घूमी घूमी कर रहा है। यहां पे और एक स्फीयर होगा, वो भी इस एक्सिस के अबाउट घूमी घूमी करेगा। सबका रिप्लाई आना चाहिए। अगर समझ में आया तो यू कैन पुट दिस एंड गेट द आंसर। आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन समझना बहुत बड़ी बात है। सब लोगों का यस और नो आना चाहिए, एक क्लियर व्यू आना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हो। अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो तो क्लियर व्यू आना चाहिए दिमाग में, आपको समझ में आना चाहिए कि मेरी खुद के एक्सिस के अबाउट मैं घूमी घूमी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और एक्सिस के अबाउट घूमी घूमी कर रहा हूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस थिंग एंड फाइंड द फाइनल आंसर। ठीक है, ये फाइनल आंसर इसको पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बाकी है, मैं चाहूंगा आप उसको